तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 20 है और इस क्लास में आज हम लोग लोकसभा वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग लोकसभा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो है वो संघ की कार्यपालिका ख़त्म हो जाने के बाद संघ की विधायिका स्टार्ट कर रहे थे और संघ की विधायिका यानी कि संसद के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ये हम लोग उसके बारे में जाने हम लोग। इसके अलावा हम लोग जाने थे कि जो है संसद का दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हम लोग लोकसभा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग राज्यसभा की तरफ जाएंगे। आपका आर्टिकल हम लोग 79 जानते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा का चर्चा किया गया, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा का। तो पहले हम लोग आर्टिकल 81 यानी कि लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा हम लोग जाने थे कि जो आपका शासन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के तरफ पे शासन दो तरह का होता है। एक आपका संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री और एक होता है आपका अध्यक्षीय यानी कि प्रेसिडेंशियल, है ना। ये दो प्रकार हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पे देखें तो वहाँ पे 3 तरह के शासन होते हैं। एक आपका संघात्मक यानी कि फेडरल, एक आपका परिसंघात्मक यानी कि को फेडरल और एक आपका एकात्मक यानी कि यूनिटरी। तो इस तरह का शासन व्यवस्था हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय में देख रहे थे। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके तहत भारत में 2 भारत के प्रधान होंगे। एक आपके राष्ट्र के प्रधान होंगे यानी देश के प्रधान, और एक आपके सरकार के प्रधान होंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर हम लोग आर्टिकल 81 में हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है उन सभी के नामों के बारे में हम लोग देखें। लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़े थे। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में टोटल 550 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, और जिसमें से 530 राज्यों से और 20 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से लेना है। ये हम लोग जाने थे। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 81 जो है वो आपका इसमें बताता है। कई सारे बुक में ना आप देखते होंगे कि लोकसभा का जो मैक्सिमम सदस्य 552 भी दिखा होता है कहीं कहीं, ठीक ना। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कई सारी बुकों में 552 भी होता है और अधिकांश बुकों में 550 होता है। आप 550 मान के चलिए, ठीक ना। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो है आपका 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था, जो कि आपका 2019 में हुआ था, उसके तहत हम लोग जानते हैं कि आंग्ल भारतीयों का जो मनोनीत होता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको फिर लोकसभा में भी और आपके विधानसभा में भी क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। यहाँ तक हम लोग समझे थे ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं आपका 2 व्यक्ति होते हैं, एक आपका ओब्रायन और एक आपका फ्रैंक एंथोनी। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या है इन लोग के बारे में चर्चा। उसके बाद हम देखे थे कि वर्तमान में 543 सीट है, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 लोकसभा, मतलब कि 13 सीट जो है आपका यूनियन टेरिटरी से है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है वो आपका 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है, जबकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है, और ये अभी 2026 तक चलेगा। और हम लोग जानते हैं कि 2026 में परिसीमन आने वाला है। तो हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है, और भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। पहला सब परिसीमन की बात करें तो 1952, फिर 1963, फिर 1973, फिर 2002 में परिसीमन आया था। फिर हम लोग जो है वो आर्टिकल 83 पढ़े थे, और आर्टिकल 83 क्या है उसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 84 में जाएंगे। तो ये रहा आपका आर्टिकल 83, और आर्टिकल 83 के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो हम लोग जाने थे कि जिस दिन से प्रथम बैठक होगा वहाँ से लेकर 5 साल तक होता है। जैसे अगर हम लोग देखें अभी 19वीं लोकसभा चल रहा है, ठीक है ना। 19वीं नहीं, मतलब 18वीं लोकसभा चल रहा है, जो कि आपका पहला बैठक हुआ था आपका 10 जून 2024 को। तो 10 जून 2024 से लेके नेक्स्ट 2029 तक ये भी 18वीं लोकसभा चलेगी, ठीक है ना। ये भी हम लोग जानते हैं। फिर जाने कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर आपको लोकसभा का जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा खुद ब खुद। 5वीं लोकसभा जो कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल था वो 75 से 76 और 76 से 77 यानी कि 2 बार बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए कर दिया था। बाद में फिर ये ठीक हो जाता है 5 साल ही। फिर हम जाने कि 5वीं लोकसभा जो था वो 6 साल के लिए चला था, 71 से 77 तक। अभी वर्तमान में जो है वो 18वीं, 17वीं तो ख़त्म हो गया, ये डाटा पहले का है। तो अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, जो कि आपका 2024 से लेकर 2029 तक चलेगी, और ये 10 जून से ये बैठी है। तो ये हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है वो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आर्टिकल 84 की तरफ थोड़ा सा चलते हैं कि आर्टिकल 84 में क्या बात कहा गया है।
तो आइए अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 84। तो ये रहा आपका आर्टिकल 84। तो ये देख लीजिए आर्टिकल 84 क्या कहता है। सो आर्टिकल 84 में लोकसभा का निर्वाचन की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। तो लोकसभा में आपको सदस्य बनना है, वहाँ पर निर्वाचन होना है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो आपका जो भी योग्यताएं चाहिए वो आपका आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है। पहला योग्यता तो ये है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला योग्यता यही है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता कि कम से कम वो जो है वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिए। अन्य योग्यता जो है वो आपका संसद निर्धारित करेगा। अगर कोई योग्यता होना चाहिए संसद का सदस्य बनने के लिए यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो कौन डिसाइड करेगा, तो आपका लोकसभा ही मतलब ये संसद निर्धारित करेगा। एक देख लीजिए संसद निर्धारित किया भी है। तो संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, तो संसद जो है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 1951 से RPA यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट निम्नलिखित योग्यता तय किया है। तो संसद को भी बताया कि अगर कोई भी योग्यता का तय करना है लोकसभा के निर्वाचन में योग्यता से संबंधित, तो वो सभी संसद करेगा। तो संसद एक प्रावधान क्या है, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत ये किया है। पहला ये योग्यता ये रखा है कि वो लाभ के पद पे नहीं हो, कोई भी लाभ के पद पे वो नहीं हो। पहला योग्यता यही है। 2 वर्ष से अधिक उसको सज़ा नहीं हुई हो। अगर वो किसी भी कारण में सज़ा जाता है तो अगर 2 साल से कम सज़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दहेज व सती प्रथा का मुकदमा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर नहीं बनेगा। भ्रष्ट आचरण का वो दोषी ना हो, दल बदल का दोषी ना हो, कि अगर आप दल बदलू नहीं होंगे, आर्टिकल नहीं मतलब अनुसूचित 10 के तहत दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे। अगर दूसरे देश की नागरिकता लिए हुए है तो फिर आपका भैया बेड़ा गर्क। ठीक है, तो ये सभी हम लोग जानते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये सब योग्यता संसद निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की बात करते हैं तो लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है कैसा होता है, तो आपका प्रत्यक्ष होता है यानी डायरेक्ट होता है, और ये जनता के द्वारा चुना जाता है। इसकी प्रणाली कैसे होती है, तो इसकी प्रणाली उग्रताही प्रणाली होती है यानी कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसको याद रखिएगा। चुनाव 2 तरह से होता है, एक आपका प्रत्यक्ष, एक आपका अप्रत्यक्ष। हम लोग देखें राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो हम लोग देखे तो वहाँ पे अलग था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आपका देखे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और आपका सेक्रेट बैलेट यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हुआ था, और वो भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हुआ था, और साथ ही साथ वो गुप्त मतदान हुआ था। वो तो प्रोसीजर पूरी तरीके से अलग था। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होंगे यानी कि जो MP जो सांसद चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, तो वो आपके उग्रताही विजेता, उग्रताही मतलब जो सबसे पहले जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। तो उग्रताही विजेता इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, इस वाले चीज़ को याद रखिएगा। तो MP को MLA को हम लोग कैसे चुनते हैं, तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। आगे देखिए, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत प्राप्त हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम यानी कि उग्रताही विजेता। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसमें वोट का मत परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे वोट या फिर जो मत है इसका कोई भी मूल्य नहीं होता। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि एक MP का मूल्य अलग है वोट का मूल्य, एक MLA का अलग है वोट का मूल्य राष्ट्रपति वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। संसद का जो भी सदस्य बनते हैं MP सांसद लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके वोट या फिर जो मत है इनका कोई भी परसेंटेज नहीं होता है, सबका बराबर है एक जैसा। तो ये था आपका आर्टिकल 84। तो हम लोग आर्टिकल 81 पढ़े, आर्टिकल 82 से संबंधित नहीं है, फिर आर्टिकल 83 पढ़े, फिर आर्टिकल हम लोग 84 की तरफ गए। ठीक ना, तो लोकसभा की अर्हता वो आर्टिकल 84 में ये बात कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो इसको याद रखिएगा कि लोकसभा का जो सदस्य का चुनाव वही जीतता है जो विपक्ष के उम्मीदवारों से अधिक वोट लाता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली को हम लोग फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजय होता है।
लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किसके द्वारा? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी कि जिसका भी उम्र 18 साल हो गया है वो मतदान करेगा, जिसके प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होगा। यानी कि इसमें सभी का वोट यानी कि मत का जो परसेंटेज है अलग अलग नहीं होगा, सभी का बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ पे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए ये आपका आर्टिकल जो है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, आर्टिकल जो है 84 वाला भी। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग इसके नेक्स्ट चलते हैं आगे, वो है आपका आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 भी थोड़ा समझ लीजिए कि आर्टिकल 99 क्या कहता है। आर्टिकल 99 जो है वो आपका लोकसभा के सदस्यों का जो शपथ है ना, इसकी चर्चा करता है, यानी कि ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो इसकी चर्चा करता है। और हम लोग जानते हैं कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें सभी का क्या है, शपथ का चर्चा किया गया है, लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा नहीं किया गया है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि संविधान की अगर बात करें हम लोग, तो संविधान में टोटल 12 अनुसूची है ना, तो अगर 12 अनुसूची का अगर हम लोग एक बार डिटेल से देख ले, थोड़ा डिटेल से नहीं मतलब थोड़ा देख ले क्विक रिवीजन, तो पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग समझते हैं। उसके बाद दूसरी जो अनुसूची है इसमें वेतन का बात किया गया है, वेतन भत्ता का। तीसरी अनुसूची में शपथ का बात किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की बात की गई है। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन कैसे होगा इसका चर्चा किया गया है। यहाँ पे केवल एसटी लिखा गया है, एससी नहीं, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जो क्षेत्र होगा वो वहाँ पे उसका प्रशासन और उसका नियंत्रण कैसे होगा वो लिखा गया है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये अगर बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में 70वां बीपीएससी, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूची 5 से, तो आप हल्का से यहाँ पे इसको देख लीजिए। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है, जबकि अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। समझ में आया? अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का चर्चा किया गया है, जबकि अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का चर्चा किया गया है। उसी प्रकार अनुसूची 5 में आपका केवल एसटी लिखा गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, वहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। वहीं अगर संविधान की जो 6ठी अनुसूची देखें, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा हुआ है, और इसमें भी 4 गो नाम डिटेल से लिख दिया है, 4 गो राज्यों का, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है, ठीक है ना। असम का राजधानी कहाँ है? तो आपका असम का राजधानी जो है वो दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का ये अगरतला और मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सिक्किम का गंगटोक। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन वाला है, आप इसको याद करके रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य में और आपका स्थानीय में, केंद्र सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर संविधान का जो 8वीं अनुसूची, यहाँ पे 22 गो भाषा का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है वो आपका भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का चर्चा किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अनुसूची को भी रिकॉल कर लिए हैं, क्योंकि ये सब पूछता है आपका, हमेशा हर जगह काम देगा, पीटी मेंस में तो काम देगा ही देगा, इंटरव्यू में भी कभी भी पूछा जा सकता है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, कन्फ्यूजन भी होता है कभी कभी बच्चों को, ठीक है। तो आर्टिकल 99 हम लोग देख रहे थे, जिसमें लोकसभा के सदस्यों का शपथ का चर्चा किया गया है, यानी कि ओथ का। इसमें बताया गया कि संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। तो संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति ही जो है वो शपथ दिलवाते हैं। आगे देख लीजिए, नवनिर्वाचित लोकसभा में से राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो वरिष्ठ सदस्य होता है एमपी के रूप में, और प्रोटेम स्पीकर संसद लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तो सुनिए, संसद के सदस्यों यानी कि जो आपके एमपी होते हैं, इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो रहेगा वही इसको शपथ दिलवाएगा।
इसके अलावा जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है तो सबसे जब नया नया लोकसभा आता है, जैसे कि नवनिर्वाचित लोकसभा आया 2024 में, तो उसमें राष्ट्रपति सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को, जो कि उस लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, इनको शपथ दिलवाते हैं। इनको तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो जो आपका पूरा लोकसभा है, उस लोकसभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को जो है वो शपथ दिलवाते हैं, और बाद में वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो सभी जो है सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ठीक ना। और वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो एमपी के रूप में शपथ लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। यहाँ से समझ में आ गया। नोट करके देख लीजिए यहाँ पे कि प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपके जीवी मावलंकर साहब थे, जीवी मावलंकर साहब। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर आपके वीरेंद्र कुमार थे। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने 2024 में, कौन थे? तो इसको आप कमेंट में कीजिए, बताइएगा, और इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार बने, और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर आप पता कर लीजिएगा। तीसरी अनुसूची के अनुसार ही इनकी तब शपथ होती है। अभी बताया गया था संविधान का जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का ही चर्चा किया गया है। इसमें केवल राष्ट्रपति का शपथ नहीं है, लेकिन वो भी याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो यहाँ तक तो आपको अब कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लोकसभा के बारे में इधर हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है लोकसभा के सदस्यों के बारे में देखते हैं, या पीठासीन अधिकारियों के बारे में देखते हैं, जो कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में हम लोग देखते हैं अब। तो ये है आपके संसद के पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। यहीं पे देख लीजिए लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो लोकसभा का देखिएगा तो एक आपके स्पीकर साहब होते हैं, स्पीकर को हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है। एक होते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर, और एक होते हैं आपके लोकसभा के सचिव। तो ये तीन व्यक्ति होते हैं जो कि लोकसभा को संचालित करते हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता था वो आपको बता दिया गया था पीछे में ही, ठीक है ना। तो संसद लोकसभा के अगर पदाधिकारी देखें तो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। लोकसभा में सचिव जो होता है वो भी होता है आपका, सचिव को ही हम लोग कहीं कहीं महासचिव भी बोल देते हैं, यानी कि लोकसभा जनरल सेक्रेटरी है ना, महासचिव भी कभी कभी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लीजिए, हम लोग इसकी आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इसी तरह राज्यसभा में भी होते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आपके सभापति होते हैं यानी कि चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष होंगे यानी कि स्पीकर, वहाँ पे सभापति होते हैं यानी कि चेयरमैन, वहाँ पे उपसभापति भी होते हैं, और वहाँ पे भी जो है राज्यसभा के सचिव होते हैं यानी कि सेक्रेटरी होते हैं। तो तीन यहाँ पे है ऑफिसर, तीन ऑफिसर वहाँ पे हैं। तो इस तरह करके आपको देखना पड़ेगा। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा सचिव, वहाँ पे सभापति, उपसभापति और राज्यसभा के सचिव, ऐसा होता है संसद के पदाधिकारी। इन छहों के बारे में हम लोगों को डिटेल से जानना होता है। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसका चर्चा कहाँ पे किया गया है? तो आपका संविधान का आर्टिकल 93 जो है ना, इस आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल 93 में किया गया है, आर्टिकल 93। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 93 से लेके 97 तक याद रखिए, 93 से लेके 97 तक आपका लोकसभा के बारे अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और पहला प्रावधान जो है वो आपका आर्टिकल 93 में ही मिलता है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अच्छा सॉरी, तो 93 से 97 आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आएगा, ठीक है ना। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों को जो है वो निष्पादन करता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। आर्टिकल 93 से लेकर आर्टिकल 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 93 पढ़ते हैं। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, और इसमें बोला जाता है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार
नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा जो नया लोकसभा बनता है नवनिर्वाचित, वो अपने सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगी और एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाती है। ये आर्टिकल 93 ये बात कहता है, आर्टिकल 93। आगे देख लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है। शपथ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो मंत्री के रूप में यानी कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ तो ले ही चुका है ना ही इसका कोई प्रतिज्ञा भी नहीं लेता है। इसकी शपथ संविधान के 3री अनुसूची में इसका जो है शपथ का प्रावधान कोई भी प्रावधान नहीं मिलता है। तो हम लोग संविधान का 3री अनुसूची जानते हैं। तो संविधान के 3री अनुसूची में लोकसभा के अध्यक्ष का कोई भी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि ये लोकसभा का अध्यक्ष तो बाद में बनता है, पहले ये आपका मंत्री बनता है। मंत्री नहीं मतलब आपका संसद लोकसभा का सदस्य बनता है। तो ये लोकसभा के सदस्य के रूप में तो ये आपका ले ही लिया है शपथ, तो इसमें क्यों लेगा? तो संविधान का जो 3री अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो मंत्री के बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जो चर्चा है वो संविधान का 3री अनुसूची में कहा गया है। 2री अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत सरकार के जो नियंत्रक महालेखा, इन सभी को प्राप्त होने वाला जो वेतन और भत्ता और जो पेंशन है वो 2री अनुसूची में है। जबकि 3री अनुसूची में केवल मंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इसके पद ग्रहण के समय शपथ का चर्चा किया गया है। 3री अनुसूची में ना राष्ट्रपति के पद का जो है राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा किया गया है और ना ही लोकसभा के अध्यक्ष का, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो भैया आपका किस रूप में शपथ लेता है? तो आपका लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ही लिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसकी शपथ संसद के लोकसभा के सदस्य के रूप में होती है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 94, और ये भी आर्टिकल 94 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 94 क्या कहता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल यानी कि टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कैसे होता है? तो कार्यकाल का चर्चा जो है वो आर्टिकल 94 में किया गया है। किसमें? तो आर्टिकल 94 में। साधारणतः जनरली इसका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल यानी कि टेन्यूर आर्टिकल 94 में इसका जिक्र किया गया है और इसमें बताया गया है कि साधारणतः लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा भंग होने पर अगली लोकसभा तक ये रहता है और ये भी बताया गया है कि अगर लोकसभा भंग हो गया किसी कारणवश 5 साल से पहले ही, तो जब तक अगली लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये अपने पद पे बने रहेगा। कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। लोकसभा इसको कभी भी हटा सकती है, बिल्कुल सही बात है। आप लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है नवनिर्वाचित लोकसभा, तो आपको वही हटाएगी भी ना, तो लोकसभा इसको हटा भी सकती है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आर्टिकल 94 में लिखा गया है। अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है उसको देख लीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से हटा सकती है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में हम लोग का सदस्य कितना है अभी वर्तमान में 543 में से 240 को विधायक है बीजेपी के, और अभी लोकसभा के अध्यक्ष ही है ओम बिरला साहब। अगर इनको हटाना है तो एनडीए नेशनल डिजास्टर अलायंस ये और आपका बीजेपी दोनों गठबंधन का सरकार मिलकर दोनों गठबंधन कर लिया है और सरकार बना लिया है। अगर ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो जो अपने जो सरकार चला रहे हैं यही जो है अपना बहुमत पास करवा देंगे और लोकसभा के अध्यक्ष को हटा देंगे। तो लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से हटा सकती है लोकसभा के अध्यक्ष को, इसके लिए कोई वैसा विशेष प्रावधान नहीं है। नोट, तत्कालीन का मतलब क्या है?
तत्कालीन का अर्थ वर्तमान सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। तो वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितना है? तो जो सरकार है, सरकार जो चला रहा है, तो बीजेपी और एनडीए दोनों चला रहे हैं, तो दोनों का सदस्य मिला देंगे। तो बीजेपी का 240 सीट और एनडीए का जितना भी सीट है वो सभी मिला देंगे। उसके बाद सभी बहुमत देंगे, हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर सभी बहुमत दे देते हैं तो हट जाएंगे, ठीक है। वो आगे देख लीजिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपके वो जीवी मावलंकर साहब थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, परंतु आज तक किसी भी अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। अभी तक जितने भी लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, किन्हीं को भी पद से हटाया नहीं गया है। एक बार हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, जो आपके पहले जो अध्यक्ष बने थे ना, जीवी मावलंकर साहब, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर साहब, इन्हीं को पद से हटाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन फिर वो हटाया नहीं गया। आगे देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, निर्णायक मत भी नहीं देगा। और एक सवाल है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाने की बात चल रही है, तो ऐसे में वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम भी नहीं करेगा। और जो हम लोग बात करते हैं कि निर्णायक मत हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष देता है, तो वो निर्णायक मत भी नहीं देगा और ना ही वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। आगे देख लीजिए, लोकसभा सदस्य के तौर पे सदन की कार्यवाही में केवल वो भाग लेगा। तो जो लोकसभा के अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्यों के रूप में ही वो क्या करेगा? सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करेगा लोकसभा का, और ना ही वो निर्णायक मत देगा। और जब उसके ऊपर हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो, ठीक है ना, अदरवाइज वो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का हम लोग कुछ कार्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या इनके काम हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, यानी कि वर्क ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या काम है? लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता यही करता है लोकसभा अध्यक्ष। सदन की कार्यवाही को संचालित यही करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कोरम यानी कि गणपूर्ति अगर नहीं होगा तो आपका कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष को है। कोरम यानी कि कम से कम जितना आपका सदस्य है, जब जितना सदस्य है, अगर उनका 10% भी नहीं आता तो कोरम गणपूर्ति फुलफिल नहीं माना जाता, फिर वो कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, लोकसभा के सदस्य हैं 100 और 100 लोगों का मीटिंग होना है। 100 लोगों में कम से कम अगर मिनिमम 10 से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, यानी कि 10% से ज़्यादा है, तो वो बैठक करवाएगा। और अगर 10% से कम आया तो वो बैठक को रोक देगा, क्योंकि सब लोग अभी नहीं किए हैं। तो गणपूर्ति यानी कि 100 सदस्य हैं, तो 100 का 10% 10 होगा। तो 10% जो है गणपूर्ति अगर हो गया 10% से ज़्यादा, तो फिर भैया बैठक होगा। 10% से अगर कम रहेगा, यानी कि गणपूर्ति फुलफिल नहीं होगा कोरम, तो वो जो है सदन को स्थगित कर देगा। संयुक्त अधिवेशन जो होता है, यानी कि ज्वाइंट मीटिंग जो होता है आर्टिकल 108 के तहत, तो लोकसभा राज्यसभा में अगर किसी भी तरह का अगर कोई गतिविधि हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, तो गतिरोध को बुलाने का काम करता है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाने का काम करेगा राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब काम जो है लोकसभा के अध्यक्ष का है, ठीक है ना। इसके अलावा धन विधेयक का निर्धारण करना, यानी कि जो मनी बिल जो है वो आपका आर्टिकल 110 के तहत, तो कौन मनी बिल है, धन विधेयक है कि नहीं है, वो कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा निर्णायक मत हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। सदन के सदस्यों को बोलने की अनुमति भी लोकसभा के अध्यक्ष देंगे, है ना। और सदन की बात करेंगे तो इसमें सभी पार्टी आ जाएंगे, 543 सदस्य सभी आ जाएंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सभी का आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी का भी सरकार आ जाएगा उसी में ही। फिर आपका जो एनडीए का जो है सदस्य सभी उसमें आ जाएंगे। सभी पार्टी, जितने भी पार्टी है ना, 543 सदस्य जो है ना, सभी को बोलने का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही देंगे। दल विरोध अधिनियम के तहत दोषी करार करना कि कोई जो सदस्य हैं वो दल बदल विरोधी है, तो ये सब डिसीजन कौन लेते हैं? सब लोकसभा अध्यक्ष। या किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति को बोलेंगे ये भैया ये इनका आचरण सही नहीं, ये ठीक काम नहीं कर रहे, इनका लोकसभा का जो है सदस्यता इसको रद्द कर दिया जाए, तो ये ऐसा सलाह भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, नोट कि वे लोकसभा अध्यक्ष जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तो कौन कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए ही हो गई है?
तो एक आपके जीवी मावलंकर साहब जो पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, इनका इन्हीं के ऊपर जो है वो सबसे पहली बार मतलब उपाध्यक्ष को हटाने का अध्यक्ष को हटाने का जो है वो प्रावधान किया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। जीवी मावलंकर साहब अपने पद पे ही मर जाते हैं, ये पहले अध्यक्ष होते हैं। फिर आपके एक होते हैं GMC बालयोगी, तो MC बालयोगी साहब, याद रखें ना, केवल बाल योगी साहब। तो बाल योगी साहब और जीवी मावलंकर साहब ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जिनकी मृत्यु पद पर ही हो जाती है। आगे देख लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष के पद से 2 बार इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक व्यक्ति है नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा अध्यक्ष के पद से 2 बार इस्तीफा दे चुके हैं। आगे देखिए, बलराम जाखड़ सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लगभग 10 साल तक। और अभी ये काम आप देख लीजिएगा, अब जो है ये ओम बिरला साहब इसको पीछे छोड़ देंगे। तो ओम बिरला साहब के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो कब से कब तक वो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला साहब है ना, तो ये भी आपको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा आप जरा सा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब। और एक और व्यक्ति जब ये मृत्यु हो जाता है इनका, तो फिर अनंतशय्यनम अयंगर बनते हैं। अगर हम लोग 17वीं लोकसभा की बात करें तो वो है आपके ओम बिरला साहब। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। और ये जो अभी आपका 18वीं लोकसभा चल रहा है, इसके भी ओम बिरला साहब हैं। तो ओम बिरला भी आपके बहुत लंबे समय तक हो गए हैं, ठीक ना। 15वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष वो मीरा कुमार थे, जबकि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। और 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का है, जाखड़। और अभी ओम बिरला का भी आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश KS हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तो ऐसे कौन व्यक्ति है, कौन लोकसभा के अध्यक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने, तो वो है आपके हेगड़े साहब, KS हेगड़े साहब। महिला लोकसभा कौन कौन है, तो आपका मीरा कुमार महिला लोकसभा है, और सुमित्रा महाजन ये भी लोकसभा अध्यक्ष रही है। ये मीरा कुमार की बात करें तो ये आपका 15वीं लोकसभा का ये थे, और ये आपका 16वीं लोकसभा के ये थे सुमित्रा महाजन। 17वीं और 18वीं लोकसभा के ओम बिरला साहब हैं, ठीक ना। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे आपके अयंगर साहब। इनका पूरा नाम है अनंतशय्यनम अयंगर। तो अनंतशय्यनम अयंगर ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, जबकि जीवी मावलंकर साहब पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर साहब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष वही NS अनंतशय्यनम अयंगर, जो कि उपाध्यक्ष होते वही फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। तो पहला दूसरा याद रखिए और लास्ट का 3-4 को याद रखिए, बस बीच का याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत की गई है, जिसको 1921 से लागू किया गया है। तो भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है ये व्यवस्था कब लिया गया है, तो देखो एक चीज़ बताया जाता है कि 1919 के अधिनियम के तहत ही, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, उसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई थी। यानी 2 सदन, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है ना, तो उसी तरह केंद्र में द्विसदन 1919 के एक्ट से आया था। और 1919 के एक्ट के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, डायरकी सिस्टम। उसके अलावा 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, इसलिए उसको हम बता दिए। आगे देख लीजिए, 1925 में विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। ये बिल्कुल हम लोगों को याद नहीं रखना है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। पहले के समय में ना अध्यक्ष को ही प्रेसिडेंट कहा जाता था और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट, लेकिन अब अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हम लोग राष्ट्रपति को कहते हैं और उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ना कि डिप्टी प्रेसिडेंट। आगे देख लीजिए, लोकसभा के एकमात्र अनुसूचित जनजाति के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा थे। तो P.A. संगमा जो थे वो आपके लोकसभा के एकमात्र एसटी उपाध्यक्ष रहे हैं। कौन? तो एसटी उपाध्यक्ष P.A. संगमा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया है। ये आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको किसी भी तरह का, ठीक है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए आप, वो देख लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 93 और आर्टिकल 94 में लोकसभा का जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बताया गया था आपका आर्टिकल 94 में। वो भी हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 93 और 94। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य भी देखे हम लोग, लोकसभा का अध्यक्ष को अगर कैसे हटाया जाता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आर्टिकल 93 में ही आपका लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चर्चा आर्टिकल 93 में ही किया गया है, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया था ना कि आर्टिकल 93 यानी कि 93 में ही कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है वो अपने सदस्यों में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है कि लोकसभा नवनिर्वाचित जो लोकसभा वो अपने में से ही एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुनेगी आर्टिकल 93 में। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता का काम करता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है, तो अगर जब लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश नहीं आता है तो ऐसे में उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। सिंपल सी बात ये हो गया। अब देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटाना। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान देखिए कि कुछ नहीं, तत्कालीन जो भी सदस्य हैं इनका अगर बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष या तो ये रिसाइग्नेशन यानी कि त्याग पत्र दे देगा लोकसभा के अध्यक्ष को, तब ये पद से हट जाएगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या 14 दिन का पहले इनको नोटिस देके इनको पद से हटा सकती है। उपाध्यक्ष के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये केवल जो है वो अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। तो देख लीजिए, उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष कोई भी वैसा कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष का केवल देखेंगे इनको हटाने का वैसा कोई प्रावधान नहीं है। इनको केवल 14 दिन का पहले नोटिस देना है और आपको जैसे लोकसभा का अध्यक्ष को हटाते हैं तत्कालीन सदस्य का बहुमत के आधार पर, वैसे इनको भी हटा सकते हैं और इनको 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। ये त्याग पत्र दे के भी उपाध्यक्ष के पद से हट सकते हैं। इनको कोई शक्ति विशेष नहीं मिला है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्रदान है ना, वैसे उपाध्यक्ष को शक्ति नहीं मिला है। ये जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो ये उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के पद पर काम करेगा। नोट करके दिया हुआ है कि वर्तमान समय में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। जैसे भी लोकसभा का अध्यक्ष हम लोग का ओम बिरला है 18वीं लोकसभा का, उसी तरह कोई उपाध्यक्ष नहीं है। एक 9 सदस्यों की समिति बनाई गई है जिस समिति में विभिन्न राजनीतिकरों के सदस्य हैं और इसी पैनल के सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद है तो नहीं है। तो जब अगर अध्यक्ष अगर किसी कारणवश से अगर अनुपस्थित रहते हैं तो अध्यक्ष का जो है काम कौन संभालता है? फिर हमारे भारत में भी वर्तमान में कैसे हो रहा है, अगर उपाध्यक्ष रहता तो वो अध्यक्ष के पद पे रह के काम कर लेता, लेकिन अध्यक्ष है ही नहीं, मतलब उपाध्यक्ष है ही नहीं, तो अब ये काम कैसे होगा? तो वर्तमान में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। तो वर्तमान में 9 सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनाया गया है और उस समिति में अलग अलग जो है वो पॉलिटिशियन को शामिल किया गया है, राजनीतिक करों को शामिल किया गया उसमें। और ये जो पैनल है वो जब अगर अध्यक्ष किसी कारण से अगर अनुपस्थित रहते हैं लोकसभा में तो यही जो है पैनल 9 सदस्यों का जो पैनल है, समिति है, यही अध्यक्ष के अनुपस्थिति में जो है वो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके अनंत रायनम अयंगर थे। तो अनंत रायनम अयंगर साहब, अनंत रायनम अयंगर, तो अनंत अयंगर साहब एक वो है, अच्छा सॉरी अनंत रायनम नहीं होता है भाई, ये है आपका गलत है, ये है आपका
अनंत सैनम अयंगर। तो अनंत सैनम अयंगर ये पहले उपाध्यक्ष होते हैं और जीवी मावलंकर साहब पहले अध्यक्ष होते हैं। दूसरे अध्यक्ष जो कि उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर है, यही दूसरे अध्यक्ष बनेंगे लोकसभा के। तो अनंत सैनम अयंगर, ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। तो लोकसभा का अध्यक्ष हम लोग पढ़े, लोकसभा का उपाध्यक्ष पढ़े, इसमें अब आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लोकसभा का सचिव के बारे में पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा है। लोकसभा का सचिव यानी कि लोकसभा का सेक्रेटरी। तो लोकसभा सचिव अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य है और ये 60 साल के लिए आता है। यानी कि ये जो सचिव बनेगा लोकसभा का, वो एक आपका आईएएस ऑफिसर रहेगा। क्या रहेगा? तो आईएएस ऑफिसर रहेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो लोकसभा का जो भी सचिव बनेगा वो आपका अस्थायी कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य नहीं, बल्कि ये अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य होता है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, जो कि यूपीएससी का एग्जाम पास करके आता है और ये 60 साल के लिए नौकरी करता है, लोकसभा का सचिव। लोकसभा का सचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है। यानी कि वो किसके प्रति आंसरेबल होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति लोकसभा सचिव। और लोकसभा सचिव अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य होता है और ये 60 साल के लिए आता है। तो ये था आपका लोकसभा के बारे में। इसी तरह हम लोग जो है वो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा के जो है वो सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग संसद की कार्यवाही वगैरह स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुरंत हो जाएगा फिर आपका, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम लोग जो है वो हमारा लोकसभा कंप्लीट हो गया पूरा। पहले तो हम लोग लोकसभा के बारे में जाने, लोकसभा के सदस्यों के बारे में जाने, क्या होता क्या नहीं होता, उससे संबंधित आर्टिकल जो भी था वो भी हम लोग पढ़े। फिर लोकसभा के जो है पदाधिकारियों के बारे में पढ़े और लोकसभा के पदाधिकारियों में हम लोग जो है क्या क्या पढ़े, तो लोकसभा के अध्यक्ष पढ़े, लोकसभा के उपाध्यक्ष पढ़े और लोकसभा का सचिव के बारे में पढ़े, ठीक है। कल की क्लास में आज हम लोग जो लोकसभा पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सचिव, इनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में और भी जो डिटेल से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बस बने रहिए इस क्लास में और हम लोग जो है बहुत जल्दी धीरे धीरे करते इसी तरह पूरा आपका जो है ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम लोग का भाग 5 ही चल रहा है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले संघ की कार्यपालिका जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक था उसको कंप्लीट कर लिए। उसके बाद संघ की विधायिका हम लोग स्टार्ट किए हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि जो संघ की विधायिका है वो आपका आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक जाएगा। तो अभी आर्टिकल हम लोग 79 से स्टार्ट किए हैं। 79 में लोकसभा, मतलब 79 में है आपका संसद, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा और आर्टिकल 81 में है लोकसभा। तो पहले हम लोग लोकसभा पढ़े आर्टिकल 81, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर संघ का विधायिका कंप्लीट, तो हम लोग संघ का न्यायपालिका में जाएंगे, जो कि आपका आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है। फिर न्यायपालिका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर संघ की जो है वो कैग के बारे में जाएंगे, जो कि आपका आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है भाग 5 को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग भाग 6 में जाएंगे और भाग 6 जो है वो आपका राज्य के बारे में है और वो आपका आर्टिकल जो है वो 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई भी अब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लोकसभा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।